ओके, सो वेरी गुड इवनिंग क्लास 12। आई होप आपको याद होगा कि हम इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, विच इज गवर्नमेंट बजट एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स। नाउ गवर्नमेंट बजट का ऑलरेडी 2 क्लासेस ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और मैं उसको पहले आपको रिवाइज करवाऊंगी एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सो मेक श्योर कि जो पीडीएफ आप जिससे पढ़ रहे थे वो आपके पास हो। अभी तो आप स्क्रीन फॉलो कर लो एंड इसके बाद आप पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। ओके, नाउ गवर्नमेंट बजट के बारे में मैंने बताया था। फिस्कल ईयर यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में ये बजट अनाउंस होता है। अभी रिसेंटली एक बजट अनाउंस हुआ था, आई होप आपको याद होगा। नाउ फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर हम बोलते हैं उसको, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April whatever year it is and extends till 31st March, so and so. Okay, फॉर एग्जाम्पल अभी का जो बजट आया है वो यहाँ से यहाँ तक के लिए एप्लीकेबल है और ये बजट ऑलमोस्ट फेब्रवरी के महीने में आ जाता है। ओके, नाउ not confusing you people, but just telling you guys that this chapter is very important. Almost 20 to 25 marks is expected यहाँ से। ये नोट्स आपके लिए इनफ नहीं है, इसके साथ आपको Q&As मिलेंगे कुछ, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक रिविजन लिंक। सो बी देयर एंड ऑफ कोर्स क्रैश कोर्स में तो एक आपको ब्रह्मास्त्र मिलेगा इसके साथ। नाउ गवर्नमेंट बजट के बारे में अगर हम पढ़े तो वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इट इज नॉट फॉर 2-3 years का टर्म, इट इज जस्ट फॉर 1 year। यानी गवर्नमेंट बजट का जो टर्म होता है इट इज फॉर 1 year। नाउ आइटम वाइज एस्टिमेट दिखाते हैं, बजटेड चीजें दिखाते हैं, ठीक है। whenever we are whenever we are planning for something, we have to estimate few numbers, we have to estimate the cost of things। if not, हमारे पास सर्टेनिटी नहीं रहेगा काम करने का। हमारा जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। नाउ रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगेन। ओके, हम जो भी पढ़ेंगे वो अभी इन दोनों की अराउंड होगा। ऑलरेडी हम इसको लाइव पढ़ चुके हैं, सो मैं थोड़ा सा फास्ट रहूंगी आपके साथ। आई होप आपको समझ आए। ओके, नाउ गवर्नमेंट बजट के बारे में हमने ये पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं फटाफट से। क्यों हम करते हैं बजट, क्यों बनाते हैं? ऑफ कोर्स ताकि फर्दर फ्यूचर में ओके आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनको ऑप्टिमम यूज कर सको, ढंग से काम के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट कर सको अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग जहाँ पे प्रॉफिट हाई होगा। मैं ये सब कुछ डिटेल में आपके संग डिस्कस कर चुकी हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आप थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हो। नाउ private enterprise ये तो गया। However, it is possible that such areas of production like production of alcohol may not promote social welfare, of course। देखो बेसिकली बजट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर मैं रफ लैंग्वेज में आपको बोलूं कि आज आप यहाँ खड़े हो, आपको 1 साल बाद यहाँ आना है। एक लंबा डिस्टेंस आपको क्या करना है, तय करना है। अब यहाँ अगर आपको पता नहीं है कि पूरे टाइम पे आपको कितना रुपया लग सकता है, तो आप अपने पॉलिसीज, अपने टैक्सेशन पॉलिसीज, अपने अलग अलग परसेंटेजेस, अलग अलग मेथड्स और अलग अलग बजट्स कैसे प्लान करोगे? कौन सी जगह पे कितना खर्च करना है? अगर आपको आज के दिन यहाँ नहीं पता है तो आप पूरे साल उस अमाउंट को स्पेंड करने का तरीका कैसे डिसाइड कर सकते हो? कोई 2-4 रुपए की तो बात नहीं है, करोर्स एंड लैक्स के नीचे तो बात ही नहीं होती है। देयर इज अ सेपरेट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बजट इंपॉर्टेंट है इस वाइज। ओके, नाउ बजटरी पॉलिसी के वजह से फाइन
कोई भी गवर्नमेंट किसी कंट्री की डायरेक्ट करती है कि उस रिसोर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उसको किस तरीके से खर्च करना है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि गोल्स ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों ही बैलेंस रह सके। आप प्रॉफिट पे भी ध्यान दे सको, साथ में सोसाइटी के ऊपर भी ध्यान दे सको। उसका एक एक्सेप्शन है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ना ऐसे गुड्स जो इंजीरियस टू हेल्थ है, जैसे सिगरेट्स, विस्की, इसको डिस्करेज करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका दाम बढ़ा दो, रुपया बढ़ा दो। पर तुमको लगता है ऐसा कुछ होता है क्या? द आंसर इज नो। सिगरेट पे 133% टैक्स लग सकता है। देयर आर लॉज जहाँ पे 100% से भी ज्यादा टैक्सेशन लग सकता है। ओके, बट स्टिल कोई फायदा नहीं, लोग उतना ही खरीदेंगे। नशा, धूम्रपान हानिकारक बोलने के बावजूद लोग खरीदते हैं उसको, सो वी कांट हेल्प। नाउ ऑन द अदर हैंड, प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, खादी, उस पे सब्सिडीज रहते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे तो आज भी जीएसटी है ही नहीं, वो जीएसटी के दायरे में आता भी नहीं है। ओके, सो जो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं उनमें सब्सिडीज मिलती है। ओके, रिलीफ जिसको आप बोलते हो। ओके, नाउ फाइनली गवर्नमेंट हैज टू री allocate resources in according to social economic consideration in case the free market fails to do so। आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई ये कोई एक इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करता है, ये मार्केट फोर्सेस होते हैं। द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। फाइन, सो यहीं पे बोला है कि गवर्नमेंट को रीएलोकेट करना पड़ेगा रिसोर्सेस को, ओके, अकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशंस जो फ्री मार्केट नहीं कर पाता। Now, there is one more fact, that is redistributive activities. Now, what do you mean by redistributive activities? देखो, बजट जो है ना, ओके, बजट ऑफ अ गवर्नमेंट वो क्या दिखाता है? What does it show? आपको क्या दिखाता है? ऑफ कोर्स आपको बजट दिखाएगा कि टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है ना, कितने सब्सिडीज मिलेंगे, क्या क्या चीजें आपके सामने हैं, ये सारी चीजें आपको बजट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। नाउ कौन कौन से एक्टिविटीज यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है वो यहाँ पे एक लिस्ट बना के आपके सामने रखी हुई है। नाउ गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स। कौन से फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स? उसको फिस्कल टूल्स भी बोलते हैं, जो द वेरी लास्ट चैप्टर इन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस विल डिस्क्राइब यू अबाउट। इनफैक्ट आपने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में मेरे से बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ भी लिया था। रिमेंबर द ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग। ना गवर्नमेंट फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं जैसे टैक्सेशन, सब्सिडीज, किस लिए? किस लिए? ताकि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में वो वाइजली हो सके, ओके, इक्विटेबल हो सके। ना गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग मेथड्स अपनाते हैं। फाइन, किस चीज में इनइक्वालिटी? इनकम और वेल्थ में। कैसे? प्रोग्रेसिव टैक्स मेथड से। फॉर एग्जाम्पल, रिच, the person who earns more has to pay more taxes as compared to the person who earns less, which is fair enough according to our government. Now, इसकी वजह से इनकम का रिच का इनकम थोड़ा कम होता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेशल एंटी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स विल बी इंक्रीज्ड टू ब्रिंग मोर पीपल अबव पॉवर्टी लाइन। आपको पता है ना, बीपीएल मैंने पढ़ा रखा है आपको, और एपीएल दोनों भी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, विच इज वॉट, विच इज नथिंग बट बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। तो एक्सपेंडिचर किया जाता है ताकि ये जो पॉवर्टी इंस्ट्रूमेंट्स या पॉवर्टी के जो बोलते हैं ना, पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, उनको थोड़ा ऊपर लाया जा सके पॉवर्टी लाइन से, विच इज अ गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको पीडीएस भी बोलते हैं, ओके, विच यू कॉल्ड एज राशन सिस्टम एज वेल। तो उस सिस्टम को किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके ताकि जो फूड ग्रेन्स लोगों को कम रेट में अवेलेबल होते हैं वो उनको ढंग से पहुंच सके। देन वी हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये साइन है सोशल जस्टिस का, विच इज डन थ्रू टैक्सेशन पॉलिसीज। देयर इज अ नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज। नाउ व्हाट डज दिस मीन? लेट्स सी। ओके, नाउ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस आपने पढ़ा है, डिमांड एंड सप्लाईज, जिसको कोई भी लीड नहीं करता, कोई एक इंडिविजुअल प्राइस सेट नहीं करता। इट इज द फ्री फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई जिसके थ्रू मार्केट में प्राइस एस्टैब्लिश होता है।
Now, free play of market forces are bound to generate trade cycles, जिसको हम business cycles भी बोलते हैं, जिसमें recession, boom, depression, ये सारे अलग अलग स्टॉप्स बोल सकते हो, अलग अलग पोजिशंस आते हैं. क्या क्या है देख लेते हैं. रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम. सो द बिजनेस साइकिल गोज लाइक दिस, ऐसा. दिस इज द boom period, depression period, recession period, okay, the recovery period. Now, in the economy, the government of a country always commit to save the economy from business cycle. ये business cycle देखने में रोलर कोस्टर लग रहा है और है भी रोलर कोस्टर. पूरे के पूरे environment, पूरे के पूरे इकोनॉमी को हिला के छोड़ सकता है. तो इतना ज्यादा वेरिएशन ना आए और चीजें थोड़ी स्टेबल रहें, इसकी वजह से बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी. ओके, इन सिचुएशंस को डील करने के लिए, स्पेशली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को. नाउ व्हाट इज डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन? आई होप आपको थोड़ा सा पता होगा व्हाट इट इज. डिफ्लेशन इज व्हेन सारे चीजों की प्राइसेस एक ही बार नीचे गिरते हैं. मैम, इट इज अ गुड सीन ना? नो, इट इज नॉट. एंड इन्फ्लेशन में जहां सम टोटल अग्रीगेट मार्केट प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट गुड. दोनों भी सिचुएशंस अच्छे नहीं हैं और इन चीजों से बचाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज अपनाती है इकोनॉमी को इन चीजों से बचाने के लिए. नाउ, बाय डूइंग इट द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी स्टेबिलिटी. स्टेबल रहे बेटर है. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों ही फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते हैं. नाउ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ, व्हाट डज दिस मीन? नाउ सी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा? स्टेबिलिटी का मतलब, मैम, सारे प्राइसेस कांस्टेंट? ऑफ कोर्स नॉट. दैट इज आल्सो नॉट अ फेवरेबल थिंग. नाउ, more investment and increase the rate of growth and development. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इकोनॉमी में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रोथ रेट उतना ही बढ़ेगा. मार्केट में पैसे आएंगे तो ऑफ कोर्स से क्या होगा? ग्रोथ तो होगा ही ना. इफ पीपल विल इन्वेस्ट मोर, दे विल सेव मोर. पीपल सेव्स मोर, इन्वेस्ट मोर. इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ, एंड ग्रोथ इज इक्वलेंट टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. नाउ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, व्हाट डज दिस मीन? Excuse me. Okay. Now, government undertakes commercial activities that are full of nature of natural monopolies and which are established and managed for social welfare of the public. What does this mean? It's very simple कि government undertake करती है, government देख रेख करता है बहुत सारे अलग अलग monopolies का. Okay, जो कि किस लिए है? ताकि social welfare बना रहे. नेचुरल मोनोपोली कौन सा सिचुएशन है ये जो नेचुरल मोनोपोली आप अभी अभी पढ़े हो? फाइन, जिसका गवर्नमेंट अंडरटेक करता है, जिसको ऐसा ओके सिचुएशन है जहां पे इकोनॉमी ऑफ स्केल ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट, मतलब एक बेसिक डिपार्टमेंट बोल सकते हो या फिर एक आई वुड से सपोज अ मोनोपोली, एक सिचुएशन जहां पे अलग अलग टाइप के ओके रेंज ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. नाउ, इंडस्ट्रीज विच आर पोटेंशियल नेचुरल मोनोपोलीज आर रेलवेज. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है तुमको. ओके, विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन. ऑफ कोर्स ये प्राइवेटाइज्ड रहता तो आपको नहीं लगता रेलवेज जितने चीप है उतने नहीं रहते. इट्स वेरी 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 मिनिमल कॉस्ट एंड पीपल कैन बियर इट. पीपल कैन इजीली यू नो यूटिलाइज दैट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड सेव कॉस्ट. तो एक मिडिल क्लास, एक लो क्लास, कोई भी इंसान, कोई भी सेक्टर का या किसी भी स्टैंड ऑफ लिविंग का इंसान इजीली ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है बिना किसी हेजिटेशन के. Now, importance of the budget. Again, we are here on a very important note. You should just follow these. Okay. Now, every country aims at its economic growth to improve living standard. Of course, right? If we are developing, if we are developed, or if we are underdeveloped, हमें आगे अगर बढ़ना है किसी भी रेंज पे, ठीक है? So we have to focus on what?
इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या? स्टैंड ऑफ लिविंग। आज से 20 साल पहले जो हमारा स्टैंड ऑफ लिविंग था, ऑफ कोर्स आज के दिन पे वैसा नहीं है। इट हैज एनहांस्ड एंड इम्प्रूव्ड लाइक बहुत ज्यादा, वेरी मच। नाउ कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं स्टिल? जस्ट सी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटीज इन इनकम, राइट, वेल्थ। तो गवर्नमेंट कोशिश करता है कि इन चीजों को ओवरकम कर सके थ्रू दी बजटरी मेजर्स। नाउ बजट दिखाता है फिजिकल पॉलिसी आपका, एक एक अलग अलग चीज का एक्सपेंडिचर कितना कितना होना चाहिए पूरे के पूरे टाइम पीरियड में, ये सब क्या कौन दिखाता है? बजट, राइट। कि कितना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ डालेंगे, इस साल किस किस जगह पे कितना कितना खर्चा करना है, हमारा किस पे ज्यादा फोकस होगा। एवरी सिंगल थिंग इज अनाउंस्ड एंड वी द सिटीजंस ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड्स कि ओके सरकार हमारा पैसा कहाँ खर्च कर रही है। नाउ टाइप्स ऑफ बजट अगर आप देखो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने लाइव क्लास में आपको पढ़ाया था, दैट इज बैलेंस्ड बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट। नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड बजट एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड बजट? दिस इज अ सिचुएशन व्हिच इज इम्प्रैक्टिकल इफ आई वुड से, ओके, जो जनरली हो नहीं सकता, व्हिच इज आपका गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट है, गवर्नमेंट को जो जो पैसा आएगा वो एक्सपेंडिचर से इक्विवेलेंट होगा, है ना, विच इज अ वेरी अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक मैं बोल सकती हूँ। एंड अनबैलेंस बजट में जहाँ पे दो सिचुएशन हो सकते हैं, एक हो सकता है सरप्लस और एक होता है डेफिसिट, जहाँ पे जो आपके रिसिप्ट है हो सकता है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर, या जो रिसिप्ट है वो कम हो सकता है एज कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर। दिस सिचुएशन टर्म्ड एज सरप्लस and this situation is termed as deficit. This is the favorable one, this is the unfavorable one. Okay, and both the situations are practical, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। What are the components of the budget या budget receipts और इसके types? सबसे पहले तो यही हम पढ़ रहे हैं। Okay, what are the components? सो रेवेन्यू और कैपिटल बजट। ओके, नाउ रेवेन्यू बजट के इंग्रेडिएंट्स, कंपोनेंट जो भी बोलो, उसमें एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ओके, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी रेवेन्यू बजट का दो कंपोनेंट और कैपिटल बजट का भी दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट रेवेन्यू बजट का है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ देखो, आई होपफुली पता होगा आपको एक्सपेंडिचर एक्सपेंस में बहुत बड़ा फर्क होता है, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत सिंपल सी चीजें बता देते हैं क्या। नाउ रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? इनकम सॉर्ट ऑफ चीज, ठीक है, जो कि आपका टैक्स रेवेन्यू होता है या नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ओके, तो रेवेन्यू बजट में दोनों भी चीजें आती हैं आपकी। सबसे पहले आती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है? वो ना ही हमारे गवर्नमेंट के लिए, ओके, कोई एसेट क्रिएट करते हैं, सॉरी, ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और ना ही रिडक्शन होता है हमारे एसेट में, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, नॉन और नॉन टैक्स रेवेन्यू में फाइनल्स एंड पेनल्टीज होती हैं। तो बेसिकली जो आपका रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये ना ही कैप लाइबिलिटी ऐड करते हैं ना ही एसेट को रिड्यूस करते हैं, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, फाइन। और इसमें टैक्स और नॉन टैक्स दो चीजें होती हैं। टैक्स, ऐसी टैक्स रेवेन्यू जो कि डायरेक्टली लगता है, जहां पे डायरेक्टली इंडिविजुअल्स पे करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो क्या होता है? जो फाइन्स एंड पेनल्टीज मिलता है, ये भी तो एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ गवर्नमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें, फाइन। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये ना ही कोई एसेट, ओके, क्रिएट करते हैं और ना ही रिडक्शन होता है लाइबिलिटी का, ओके। नाउ अब तुम लोग बोल सकते हो कि ये वाला चीज हमें समझ नहीं आ रहा है, एडिशन इन लाइबिलिटी ना ही रिडक्शन, ये हमें चीज समझ नहीं आ रही है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। दिस इज फॉर योर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड दिस इज फॉर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। तो बेसिकली आप जब कोई पैसे खर्च कर, सॉरी, जो पैसे कोई पैसे आपको मिलते हैं, तो आपको पैसे एज या तो लोन मिल सकता है, आप किसी से उधार ले सकते हो, ठीक है,
या फिर आप कोई चीज रिसीव किए हो अपना एसेट बेच के, ठीक है। तो ये रिसिप्ट इससे रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इसको बता दिया है कि ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है ना कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है। कॉमर्स स्टूडेंट्स मेरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे भी। ओके, नाउ कैपिटल बजट क्या है देख लेते हैं। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं, ओके, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी दो भी चीजें होती हैं यहाँ पे भी, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल रिसिप्ट क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट रिसिप्ट या तो, ठीक है, गवर्नमेंट रिसिप्ट जो कि लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, या एसेट रिड्यूस करते हैं, वो क्या हो गए कैपिटल रिसिप्ट। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपके फिनेंशियल एसेट्स क्रिएट करते हैं या फिजिकल एसेट्स क्रिएट करते हैं और लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं, यानी जो आपने बस यहाँ पे पढ़ा ना कि ये नहीं होता है इसमें, ये वहां पे होता है इन कैपिटल और रेवेन्यू में, वो सब नहीं होता है। इट विल बी इजी फॉर यू अगर आप एक चार्ट बेसिक बना के पढ़ो। अगर आप रिसिप्ट की बात करो तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ तक आपका अलग चीज है, ये आप अलग पढ़ रहे हो, दैट इज बजट रिसिप्ट। बट उससे पहले मैं आपको बस एक बार ये वाला दिखाना चाहती हूँ, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। एक में होता है टैक्स और एक में होता है नॉन टैक्स। टैक्स के लिए कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स और नॉन टैक्स के लिए कौन कौन से हैं हमने ऑलरेडी देख रखा था, ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लोगे। अब आ जाता है आपका बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट बेसिकली वो रिसिप्ट है जो गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेज से मिलता है एक फाइनेंशियल या फिजिकल ईयर में। ये गवर्नमेंट का पैसा आने का सोर्स होता है, ओके, जहां से उसे पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट को। ये रहा, ये देखो गवर्नमेंट रिसिप्ट के बारे में बताया है, रेवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ एक बेसिक सा रेवेन्यू रिसिप्ट और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बात लिखा हुआ है, आप इसको एक बार जस्ट रीड करोगे, ओके। बैलेंस्ड डेफिसिट थोड़ा सा रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट, ओके, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है और ये वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंपोनेंट्स डिटेल में दिया हुआ है कि नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स है, मैंने ऑलरेडी ये लास्ट क्लास में आपके संग डिस्कस कर लिया था, सो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ। कैपिटल रिसिप्ट में भी अभी अभी हमने पढ़ा है कुछ चीज, जो हमें पढ़ना है वो यहाँ से मेन पढ़ाई करनी है हमें, which is the type of taxes, the types of taxes, okay। now taxes के अगर आप टाइप देखो तो आपको क्या दिखेगा, okay, let's just see once। now types of taxes, one is direct and the another one is indirect। ना देखो, जो टैक्स पे कर रहा है इंसान, अगर वो बर्डन जो है टैक्स का, ओके, वो जो सामान खरीद रहा है या फिर लाइबिलिटी जो है जिसको पे करना है, वो सेम पर्सन है। दो चीजें पढ़ रहे हैं, क्या क्या, लाइबिलिटी टू पे टैक्स और बर्डन ऑफ दैट टैक्स। अगर वो सेम पर्सन पे है तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में लाइबिलिटी टू पे टैक्स और बर्डन उस टैक्स का, अगर वो दोनों अलग अलग लोग पे पड़ रहा है तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इंक्लूड्स योर इनकम टैक्स, दिस इंक्लूड्स योर सपोज द सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी आते हैं अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल योर जीएसटी आई वुड से, ओके। नाउ यहाँ पे देखो दो अलग अलग टर्म्स पड़े थे। अब डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली वही पर्सन पे करता है जिसके ऊपर वो लगाया गया है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया हुआ है वो पर्सन नहीं, द अल्टीमेट कंज्यूमर पेज इट, ओके। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है अलग अलग, ओके। इसका एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, द कॉर्पोरेट टैक्स, द इनकम टैक्स, ठीक है, एकदम एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का अगर आप एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल वो आपका इनकम है, आपके इनकम के ऊपर लगा है, आप ही पे करोगे। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल देखो, सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स एक, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को सेलर भरता है एक बार के लिए, पर अल्टीमेटली सेलर किसके पॉकेट से निकलवा लेता है उसको,
of course the purchaser or the buyer of the commodity. Custom tax, service tax, entertainment tax. Okay. Now progressive tax क्या होता है? जैसे कि हमारा जो इनकम टैक्स है ना वो स्लैब सिस्टम पे है। यानी इतना से इतना अगर आप कमाते हो तो इतना परसेंट टैक्स लगेगा। फॉर अ वेरी बेसिक एग्जांपल, ओके, ये रियल नहीं है। ओके, नाउ टैक्स जो हमारा है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका इनकम उसके हिसाब से स्लैब सिस्टम में आपका टैक्स लगेगा। ओके, पहले के पहला 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 अगेन आई रिपीट, ये पहले का टैक्स का स्लैब आपको दिया हुआ है, अभी ये नहीं है ऐसा बिल्कुल। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स था, क्यों? क्योंकि इसका रेट इंक्रीज करता है एज इंक्रीज इन द एनुअल इनकम। फॉर एग्जांपल 12-13 में कोई टैक्स नहीं लगता था अगर आपका 2 लाख का इनकम था। ठीक है, अब 10% टैक्स लगता है जिसका 2 लाख से 5 लाख तक का इनकम है। 20% टैक्स लगता है जिसका 5 लाख से 10 लाख तक का इनकम है। 30% 10 लाख के ऊपर वालों के ऊपर। मैम यानी अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ तो मैं 30% यानी 3 लाख गवर्नमेंट को देती हूँ। अरे रुको, सबर करो, ऐसे नहीं होता है। आपका कंप्यूटेशन होता है टैक्स का, जहाँ पे आपके अलग 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 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। उसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस होते हैं अंडर सेक्शन 80। बहुत कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिलने के बाद फाइनली एक अमाउंट आता है जिसके ऊपर आपको इतना इतना या इतने परसेंट का टैक्स देना पड़ता है। दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स बेसिस। देन इज प्रोपोर्शनल, हमारे कंट्री में ये फॉलो होता है। ओके, higher the income, higher the tax rate. Now, proportional taxation क्या होता है? ठीक है, कि अ टैक्स जिसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसा आपका इनकम बढ़े टैक्स पेयर का एक अमाउंट आपका प्रोपोर्शन मतलब कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज टैक्स रेट 10% है, एनुअल इनकम एक जन का 2 लाख है, उसको 20,000 पर ईयर तो देना ही पड़ेगा। उसका इनकम अगर 3 लाख हो जाता है फ्यूचर में, अगर उस इंसान का इनकम 3 लाख हो जाता है तो टैक्स लाइबिलिटी उसका 30,000 पर ईयर हो जाएगा। यानी कि जो बर्डन है टैक्स का वो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिच सेक्शन। हमारे कंट्री में ये फॉलो नहीं होता है, डोंट वरी। देन इट्स रिग्रेसिव। रिग्रेसिव क्या होता है? टैक्स का रेट गिरता है और टैक्स का बेस इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख था तो 10% टैक्स लगता था 10,000 रुपए। ठीक है, 2 लाख हुआ तो 16,000 बढ़ा है टैक्स। टैक्स 10,000 से 16,000 में 6,000 से बढ़ा है, बट रेट देखो कम हो गया। 3 लाख हुआ, 16 से 21 बढ़ा है, इंक्रीज तो हुआ है, पर रेट देखो कम हो गया। ठीक है, the tax rate in falls but the amount paid increases. लेकिन रेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टैक्स का अमाउंट बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? रेट तो देखो, रेट तो कम हो रहा है। नाउ बजट एक्सपेंडिचर ये एक अलग डिफरेंट है। आपको ऑफ कोर्स याद होगा गवर्नमेंट बजट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसिप्ट के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया, टैक्सेस के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, ना सबसे पहले बजट का मतलब क्या था? तब से हम पढ़ रहे थे गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट बजट। अब हम थोड़ा सा बजट और उसके एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। बजट एक्सपेंडिचर क्या? तब से हम एस्टिमेट कर रहे थे। ठीक है, अब जो बजट बना है उसको एक्सपेंड भी तो करना है ना? किन किन चीजों पे? डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे, ओके, या फिर नॉन प्लान या नॉन प्लान प्रोग्राम्स पे। ओके, ना कुछ टाइप्स होते हैं क्या क्या? सबसे पहला प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल, और डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। तो ये 3 आप अलग अलग टाइप्स देख लिए। ठीक है, प्लान, नॉन प्लान। प्लान में होता है एक रेवेन्यू और कैपिटल जो आपने सोच रखा है, नॉन प्लान में भी रेवेन्यू कैपिटल होता है। यहाँ पे भी 2 आते हैं, डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल। कैपिटल में भी आते हैं सेम, यहाँ पे भी सेम। तो मैम डिफरेंस क्या है अभी देखते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि ये एक, फिर ये इसका पार्ट है। तो अब क्या किस चीज से रिलेटेड है ये जानना आपको इम्पोर्टेंट है। प्लान, नॉन प्लान एक पार्ट है ए, रेवेन्यू कैपिटल दूसरा पार्ट है बी,
डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंटल, सी। अब तीनों भी जानना हमें इम्पोर्टेंट है, तभी हमें एक एक चीज समझ आएगा। आई होप जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। एंड आई गेस आई शुड मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस, वरना आप सिर पे हाथ रख के बैठ जाओ। ओके, सो कल आपका लाइव क्लास भी है। आई मेक श्योर कि मैं लाइव क्लास में तो ये करवाऊं, साथ में एकदम डिटेल का इसका एक शॉर्ट सा वीडियो भी बना दूं। अभी के लिए आई एम कीपिंग इट टिल हियर। थैंक यू।